आपके साथ मैं हूँ हिना पैगाम। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं लॉन में हूँ और मैं आपके पास एक बहुत ख़ास एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू और मेहमान को पेश करना चाहती हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ हिना पैगाम और आप देख रहे हैं नो मोर अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटीज विथ हिना पैगाम, पावर्ड बाय सतमोला। सतमोला द सिंबल ऑफ क्वालिटी। आप सबका स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ वुमन के इस मंच पर। आज इस मंच पर मेरी मेहमान ऐसी शख्सियत है जो रात दिन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि हमारे देश के बच्चे शांति से पढ़ाई करें। वे बहुत कम एज में प्रोफेसर बने, उसके बाद वाइस चेयरमैन एंड वाइस चांसलर के रूप में काम किया है। टुडे माय गेस्ट इज 23rd वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर योगेश सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। थैंक यू, शुक्रिया। It's my pleasure. Sir, let's start the interview from sweet memories of your childhood and adolescence. How did you spend your childhood and adolescence in a small city of Aligarh? No. I born in Aligarh, Okay. but brought up in Kurukshetra. When I was 2 years old, my father got job in Kurukshetra University. So our family shifted from Aligarh to Kurukshetra. और सर हमें अपने स्कूलिंग के दौरान पे इन सब के बारे में कुछ बताइए। अच्छा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा टाउन है हरियाणा के अंदर, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस बहुत है। ऐसा माना जाता है कि गीता का जो उपदेश है वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक अच्छा हरियाणा का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रहा है। तो वहाँ पर एक स्कूल है, सीनियर मॉडल स्कूल, वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई और बहुत अच्छा बचपन बीता। और बीच में कुछ साल के लिए गीता स्कूल है वहाँ पर भी, तो 2 स्कूलों में मेरी पढ़ाई हुई, गीता स्कूल और सीनियर मॉडल स्कूल। तो इस तरह से अच्छा चला और बहुत जैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पे भी बड़ा ध्यान दिया जाता था। तो हमारे स्कूल की एक अच्छी बात क्या थी कि सुबह पहले स्पोर्ट्स पीरियड होता था, तो हम जो स्कूल जाते थे तो फिर पहले खेलते थे, तो वो एक बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद पसीना जब हो जाते थे, उसके बाद क्लास में आते थे और पढ़ाई शुरू होती थी। आज कई बार मुझे जब लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये दौड़ भी ठीक से नहीं पाते हैं क्योंकि पढ़ाई में इतना उलझ गए हैं, हमने इतना प्रेशर बनाया है, तो वो प्रेशर अब ईज आउट करना मुझे लगता है कि ज़रूरत महसूस होती है। बिल्कुल। From studying in NIT to becoming the Vice Chancellor of very prestigious institutes and universities, tell us about this remarkable journey. God is very kind. I got good number of opportunities in my life. I did my master's, that was in electronics and communication engineering, and then PhD in computer engineering from in those days we used to call regional engineering college. Now regional engineering colleges are renamed as the National Institute of Technologies. But then in 2011 I became Vice Chancellor of MS University, Vadodara, which was a very, very prestigious assignment for me. And I went to Vadodara, first time in my life to join as Vice Chancellor. Then the government of Gujarat gave me second term, and I learned many lessons of leadership, because university is one of the largest university of our country, one of the oldest also and largest also university, and very prestigious institution. And then I came to Netaji Subhash Institute of Technology as director. Then government of Delhi gave me the assignment to become the Vice Chancellor of Delhi Technological University. I was there for 6 years. And then, now the Vice Chancellor of University of Delhi. Although for about 2 years I was having
charge of both the institutions, Netaji Subhash University of Technology as well as Delhi Technological University. अमेजिंग। सर, आपको 20 वर्षों से अधिक समय का एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव रहा है। आपने बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में काम करने का अनुभव रखा है, तो आप इस दौरान का कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हरियाणा में एक नई यूनिवर्सिटी बनी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई और मेरी वहाँ पर एज रीडर अपॉइंटमेंट हुई। मैं 30 साल का था जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना, तो मुझे प्रशासन में काम करने का एक इच्छा भी थी और एक बहुत जल्दी मौका मिला और डिपार्टमेंट में ज़ीरो से शुरू करने का काम मिला, क्योंकि उस समय डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया। मेरी एक अपॉइंटमेंट हुई और एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग शुरू करने के लिए वहाँ पे स्टूडेंट्स थे सिर्फ। जब मैं गया तो मैंने कहा क्लासरूम कहाँ पे होगा और लेबोरेटरी, तो उन्होंने कहा जी क्लासरूम भी अभी नहीं है, लेबोरेटरी भी नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। तो हम सबसे पहले जाकर, अभी भी मैं ध्यान करता हूँ कि मार्केट गए और एक्सटेंशन बोर्ड्स खरीद के लाए। उसके बाद में पहले 2-3 कंप्यूटर्स आए और धीरे धीरे करके वो पूरा डिपार्टमेंट 1-2 साल में खड़ा हुआ। तो इसलिए अनुभव जो था ना, एक एज ए टीचर भी और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत अलग तरह का नया नया अनुभव हुआ, क्योंकि एक चीज़ बनाने का मौका मिला। और उसके बाद में मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और मुझे यहाँ आने का मौका मिला और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने शुरू किया और मैं उसका फाउंडर डीन बना। 35 साल का था तो प्रोफेसर हो गया, भगवान की कृपा भी रही। और मुझे लगा कि मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वहाँ पर क्या है कि नया नया फील्ड था, बहुत लोग पीएचडी भी नहीं मिलते थे, तो मुझे लगा कि अगर इसमें थोड़ी मेहनत की जाए तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने पीएचडी करने का डर अपने स्टूडेंट्स में से निकाला और बहुत अच्छा लगा। और अगले 12 साल में करीब 23 लोगों ने मेरे साथ पीएचडी किया। तो 2 अच्छी किताबें भी आईं, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से आई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब आई मेरी, वो न्यू एज पब्लिकेशन से आई। और दोनों किताबों ने बहुत अच्छा किया और मैं ऐसा घर में कई बार कहता था, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये मुझको कमा के भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं और मान भी देते हैं। और ऐसा 2011 तक चला। लेकिन बहुत, क्योंकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी थी, वो भी ज़ीरो से शुरू हुई, तो सब कुछ सीखने को मिला। मुझको पहले मालूम नहीं था कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, स्टैट्यूट क्या होता है, एक्ट क्या होता है। वहाँ से जब बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए तो एक अनुभव आया। उसी समय इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में क्योंकि डीन भी था, तो कुछ एग्जामिनेशन में दिक्कत आई, तो मुझे वहाँ तब वाइस चांसलर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का एडिशनल चार्ज ले लो। तो मैंने कहा कि सर मेरा कोई लेना देना एग्जामिनेशन से है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर लोगे, अभी यूनिवर्सिटी को थोड़ी प्रॉब्लम है। वो चार्ज आया, तो जब तक मैं वाइस चांसलर नहीं बना तो 6 बरस वो मेरे पास ही रह गया और मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी एडिशनल चार्ज रहा। और नई हमने एक्सपेरिमेंट किए, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन उससे पता क्या हुआ कि जब मैं वाइस चांसलर का अनाउंसमेंट हुआ, मेरा 2011 की बात है, ये जून के महीने में, तो हमारे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर दिलीप बंदोपाध्याय, उनसे मैं मिला तो सर ने कहा ठीक है कि आपने जाना होगा, लेकिन फिर ये एग्ज़ाम कौन संभालेगा, तो अभी क्या करोगे, जाके थोड़ा रुक के जाना। मैंने कहा सर आज मौका है, कल न मिले। तो खैर उसके बाद में मेरे को रिलीविंग हुई और किसी और को चार्ज मिला। इसके बाद से मैं लीडरशिप के, जो प्रॉपर लीडरशिप का रोल है, 2011 से शुरू हुआ और आज करीब 11.5 साल से हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने मन से काम करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ और सोचता हूँ कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर, लोगों के अंदर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं, पर वो बोलते हैं, हमको पढ़ना आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हमें नंबर पे फोकस करने की बजाय लोगों पे फोकस करना चाहिए। अगर लोगों की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो नंबर्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे और इनको पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। मैं मानता हूँ मुझे थोड़ी नंबर्स पढ़ने की समझ है। बेशक अब हर फील्ड में जहाँ भी जाते हैं आपके काम का कोई मिसाल नहीं है। Sir, I was working as 23rd Vice Chancellor of Delhi University. Are you feeling satisfied?
नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो सेटिस्फाई ना जब लेक्चरर था तब भी था, मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचता था कितनी अच्छी ज़िंदगी है, क्रिकेट खेलते थे, खूब घूमते फिरते थे। अभी क्या हुआ कि वाइस चांसलर हुआ तो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने से मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है जो मुझे भारत की सरकार ने दिया है। और मैं हृदय से उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ भारत की सरकार का कि, और मैं तो दिल्ली टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी में मेरा सेकेंड टर्म शुरू हुआ था, सिर्फ 3 ही महीने हुए थे तब तक। जी। और लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय रोज़ नए अनुभव देगा और रोज़ कुछ अच्छा करने को मिलेगा, ऐसा सोच के मैं यहाँ आया। और आज 1.25 साल हुआ है तो हर दिन लगता है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब मैं 2011 में वाइस चांसलर बना ना, तो मैंने सोचा कि 3-4-5 सीनियर वाइस चांसलर से मिला जाए, उनसे पूछा जाए कि एक वाइस चांसलर को क्या करना चाहिए जी। क्योंकि मैं सोचता था मैं अच्छा करूँ, तो मैं मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आप 3 काम मत करना अगर आपको सक्सेसफुल वाइस चांसलर बनना है। एक तो यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन मत कराना, एक रिक्रूटमेंट मत करना जी। और एक ना एक्सपेंशन मत करना, क्योंकि ये तीनों चीज़ों से कंट्रोवर्सी आती है। कंट्रोवर्सी आएगी, आपको परेशानी आएगी, तो सक्सेसफुल कैसे बनोगे? तो ये तीनों काम मत करना। तो मैंने कहा फिर मैं करूँगा क्या? मैं करूँगा क्या ये तीनों काम नहीं करूँगा? तो उन्होंने कहा ऐसा है, बड़ी बड़ी बात करना। पहली बात तो वाइस चांसलर बनने के बाद ना बड़ी बड़ी बात करना, और फिर कहना कि मेरे को रिसर्च पे फोकस करना है, इनोवेशंस पे फोकस करना है और कंसोलिडेशन पे करना है। कहते हैं 3 शब्द आपको बचाएंगे, रिसर्च, इनोवेशन एंड कंसोलिडेशन, क्योंकि इनका आउटपुट 20, 25, 30 साल बाद आता है। तो आपकी परफॉर्मेंस तो चैलेंज होनी नहीं है। इससे पहले वाले 3 करोगे तो रोज परफॉर्मेंस चैलेंज होगी। तो सक्सेस है कि इन तीनों पे फोकस करो, इन तीनों पे ना करो। मैंने सोचा कि 6 की 6 पे करते हैं। 3 का एडवांटेज थोड़े दिन में, 3 का बाद में। सर जितना मुझे पता है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जितना मुझे पता है आप बात नहीं करते, आप दिखाते हैं, जितना मैं आपके काम के बारे में जानती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरे को लगता है कि एक्सपेंशन चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए और कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। क्या है, जब हम आज़ाद हुए थे भारत, तो हम 36 करोड़ लोग थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के। आज हम 136 करोड़ हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हटा के। तो 136 करोड़ का देश, इतने हमारे यंग बच्चे हैं, एस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन है, उनके लिए फैसिलिटीज़ बढ़ानी ही हमको चाहिए। अगर हम नहीं बढ़ाते हैं और जैसा हमें विश्वविद्यालय मिला वैसा ही आगे हम छोड़ के जाते हैं ना, मान लिया कि 2000 बच्चे थे तो हमने 2000 ही छोड़ दिए, और भी कंस्ट्रक्शन, रिक्रूटमेंट, तो मुझे लगता है हम अच्छा नहीं करते कुछ। हमें इन तीनों चीज़ों पर तो फोकस करना ही चाहिए, और रिसर्च एंड इनोवेशन भी बहुत आवश्यक है, उसके लिए भी लगातार प्रयास करना चाहिए। उसके रिजल्ट भले ही देर से आए पर आएंगे ज़रूर। आज हम पेड़ लगाएंगे तो कल को वो फल भी देंगे, सारे काम करेंगे। मैं कंसोलिडेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं 5 शब्दों पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। Sir, you are and I've been working as a vice chairman, vice chancellor. How do you manage to find time for your personal life? First of all, I enjoy my work. So when I come to university, I come with positivity, enthusiasm, and I prepare a list of things which I am supposed to do today, and I try to do it also. So I am very happy, contained person. This is one thing. Time, everyone has 24 hours. I also have only 24 hours, but it's okay. Like personal life, professional life, both are same to me. I enjoy it. But like from very beginning, I have promised myself that after going home, I don't go anywhere. It means what? I don't go to marriages, I don't go to parties, I don't go to anything after the office hours. Normally I don't go unless and until it is very pressing and important for my organization, then and only then I go. And after that I enjoy my life. That's all. Okay, amazing. सर इससे पहले कि मैं आपके साथ इंटरव्यू प्लान करूँ, मैं आई थी नॉर्थ कैंपस और मैंने आपके कुछ
छात्र और कुछ फैकल्टी से बात किया तो हाँ, हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ का समस्या भी मैं आपके हाँ, पास हाँ, लेकर बिल्कुल आई बताओ, हूँ। बिल्कुल बताओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बहुत सी स्टूडेंट्स का कहना है कि नॉर्थ कैंपस एक ओपन कैंपस है। हाँ। बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स का कहना है कि वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अगर हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सुरक्षित महसूस नहीं करते तो सही में हमारी बहुत बड़ी कमी है ये। मैं मानता हूँ कि हमें इस पे काम करना चाहिए। क्या है, दिल्ली हमारा एक बहुत प्यारा सा शहर है, उसकी अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं। अभी अगर हम इसको बंद करेंगे, कई बार प्रयास मुझे बताया गया हुआ कि एक अलग से इसको आइसोलेट किया जाए कैंपस को और ऑल्टरनेट रास्ते बनाए जाएं ताकि पब्लिक का इंटरफेस ना हो, तो शायद, पर मुझे लगता है सेफ्टी के लिए ये बहुत आवश्यक है नहीं। पब्लिक से हम दूर क्यों होंगे, यूनिवर्सिटीज़ को क्यों दूर होना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये हमारे ही तो लोग हैं। लेकिन फिर भी सीसीटीवी कैमरा जहाँ तक लगाने की बात है हम लगा रहे हैं सब जगह। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, इंश्योर करेंगे, वो हमारा काम भी है और हमें करना भी चाहिए ताकि हमारी कोई भी बेटी ये महसूस न करे कि मैं असुरक्षित हूँ। वो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और अगर और ऐसा, क्योंकि ओवरऑल कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो भी जाती हैं, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। Let's take a short break. Continue watching. Know more about your favorite personalities with Hina Paigam, powered by Satmola. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। बहुत सी स्टूडेंट्स का कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसके मुकाबले हॉस्टल्स बहुत कम है। कुछ स्टूडेंट्स को बाहर पीजीज़ में मतलब रहना पीजीज़ पड़ता है। रहना पड़ता है और वो काफ़ी महंगा है और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो हमारी सरकारी हॉस्टल से बहुत कम है, इन लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या आपका कुछ प्लान है इस? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास छात्रों की संख्या ज़्यादा है, ये बात मैं इसलिए नहीं मानता, ये खुशी की बात है, क्योंकि इसका मतलब हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करते हैं, जो किसी भी विश्वविद्यालय का काम है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व खुशी की बात है। हम इस संख्या को और भी बढ़ाएंगे आने वाले वक्त में, और ये हमारा काम भी है। देश हमसे आशा भी ये रखता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी संख्या को बढ़ाए, नए कोर्सेज भी शुरू करे और पुराने जो कोर्सेज हैं उनमें छात्राओं की संख्या बढ़ाए। जहाँ तक ये जो रेजिडेंस की बात है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हॉस्टल्स हमारे पास कम हैं। अभी हमने 2-3 हॉस्टल बनाने का प्लान किया है। ढाका का जो हमारा एरिया है वहाँ पर हमारे पास ज़मीन है और बहुत जल्दी ही हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो 2-3 साल में कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन हम कितनी भी बढ़ा लें वो कम रहने ही वाली है। देखो, कितनी भी बढ़ा लें, अब हम सोच रहे हैं कि 500-700 करोड़ रुपया खर्च करें इस पे और बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाएं, तो अगले 3-4 वर्ष में हॉस्टल तैयार हो जाएंगे। तो वो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हमारे आगे बढ़ गए हैं। पर फिर भी ना, मैं सोचता हूँ कि देखिए, कोई भी विश्वविद्यालय सबको हॉस्टल दे भी नहीं सकता, संसार भर में सबको देना पॉसिबल भी नहीं। दे कौन पाते हैं? जो बहुत रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, छोटे साइज़ के विश्वविद्यालय हैं। पर हमें, मैं और खासकर मेरे पुराने जो जितने भी वाइस चांसलर्स आए और फोर फादर्स थे यहाँ के, उन सब ने सही तो सोचा ना कि देश चाहता है कि ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए, तो कैपेसिटी एनहांसमेंट पे बहुत सारा फोकस रहा और उसका फ़ायदा भी मिला कि दिल्ली विश्वविद्यालय आज दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के हर घर में गया है, हर मन में गया है और सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें हॉस्टल्स की संख्या में बढ़ाना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर भी रहे हैं। 3-4 साल में नए कुछ हॉस्टल्स मिलेंगे भी। तो वॉइस ऑफ वुमन के माध्यम से मैं सारे स्टूडेंट्स को ये गारंटी देना चाहती हूँ कि 2 या 3 साल में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स सर बनाएंगे और इनको मिल जाएगा। शुरू होने वाले हैं बनना। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी वीसी का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए या होता है फैकल्टीज, स्टाफ और ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट। तो क्या अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में फैकल्टीज़ का या स्टाफ का अपॉइंटमेंट
इसके बारे में मतलब आप क्या बिल्कुल कहना ठीक कह रहे चाहते हैं हैं, आप। होता है या नहीं? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार ये रेगुलर ना हो तो फिर क्या होता है, गैप आ जाता है बहुत सारा, और उस गैप से बहुत नुकसान होता है इंस्टीट्यूशंस को। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हमने पिछले 1.25 साल में बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, और बीच में इंटरिम वाइस चांसलर प्रोफेसर जोशी थे, उनके समय से ये शुरू हो गए थे इंटरव्यूज़ वगैरह करने। तो आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पिछले 2 वर्ष में 5,000 से ज़्यादा टीचर्स का प्रमोशन हुआ, और करीब कॉलेजेस के अंदर 1,000 से ज़्यादा नए टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी आज करीब 150 के करीब नए टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई। तो आजकल हम महीने में 15 से 20 दिन इंटरव्यूज़ करते हैं। कॉलेजेस में भी काफ़ी जगह चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे कि 1 साल हम चलते रहे तो पेंडेंसी 0 पे आ जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी काम है, करना हर जगह चाहिए। कई बार गैप हो जाता है। एक उदाहरण दूंगा, एक डिपार्टमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी का रशियन लैंग्वेजेस को लेके, वहाँ पर एक भी परमानेंट टीचर नहीं बचा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं कहा 91 के बाद अब इंटरव्यूज़ हुए और एक भी नहीं बचा, सभी लोग रिटायर हो गए। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए रेगुलर हमें इंटरव्यूज़ करने चाहिए, और हम कर रहे हैं। सर, क्योंकि आपने इंटरव्यूज़ के बारे में बात किया, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में मतलब क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि बहुत सारा जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो कुछ लोगों का, मैं अगर कुछ गिल्ले शिकवे भी आपके साथ शिकायतें भी बता दूं, बिल्कुल। बहुत सी रिसर्च स्कॉलर्स का कहना है कि उनका जो सिलेक्शन होता है बहुत टफ है। मतलब वो लोग अगर बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दें और इसे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के सब के साथ ना जुड़े, फिर उनको अपॉइंटमेंट नहीं देते। इवन वो मतलब वो लोग जब फॉर्म्स ये सब पढ़ते उनको बुलाते भी नहीं है। तो मतलब आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं इस बारे में नहीं, ये क्या है कि वो लोग किसी ना किसी गलतफहमी का शिकार है। एलिजिबिलिटी का तरीका जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तय करता है, और उस हिसाब से हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं। वो गाइडलाइंस पूरे देश में एक ही हैं जो यहाँ भी हैं, और यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर एक पोस्ट है तो हम 30 बच्चों को बुलाते हैं उसके हिसाब से। 2 पोस्ट हैं तो 40 को बुलाते हैं। मतलब फर्स्ट के लिए 30 एंड आफ्टर सब्सिक्वेंट पोस्ट 10 पर पोस्ट बुलाते हैं, और कैटेगरी वाइज इस तरह से बुलाया जाता है। अभी क्या हो रहा है, लेकिन कॉलेजेस में तो आज की डेट में तो हम ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। जो भी एलिजिबल है सबको बुला रहे हैं, तो उनको भी बुलाया जाता होगा। होता क्या है कि 30 नंबर पीएचडी के होते हैं उसमें। अगर कोई पीएचडी नहीं है तो 30 नंबर कम हो गए। तो फिर ये जो सिस्टम है इसमें पीएचडी जो नहीं है उनके चांसेस कम है। यदि कंपटीशन बहुत है तो हो सकते हैं, पर चांसेस कम है क्योंकि उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, 30 नंबर कम हो जाते हैं। वही एक बात हो सकती है। अदरवाइज ऐसा कहना कि किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होना आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, और कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है ये हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। एकेडमिक मेरिट, उसकी परफॉर्मेंस एज ए टीचर, रिसर्च अकॉम्प्लिशमेंट्स, उन्हीं आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं। Sir, as a head of Delhi University, what do you think? What is the best thing about Delhi University, and what is the biggest drawback about Delhi University? देखिए, बेस्ट तो यही है कि पिछले 100 साल से भारत को बनाने में इसने बहुत काम किया है। आज हमारा देश एक बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े लोगों का बहुत हाथ है उसके अंदर। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो किसी भी विश्वविद्यालय का होना चाहिए, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसमें काफ़ी एक कहते हैं ना आगे बढ़ के उस पर काम किया। दूसरी बात है कि वीकनेस की बात है। वीकनेस तो देखो कोई विश्वविद्यालय में होती नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हो कि ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वक्त के साथ हम इसको इम्प्रूव नहीं कर पाए, वो तो हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मैं तो कोई ऐसा रीज़न नहीं देखता। मुझे लगता है कि इसको हमें अगर कहीं पे कुछ कमी लगती है, जैसे रिक्रूटमेंट में टीचर्स हमारे एडहॉक पे बहुत हो गए थे और रेगुलर टीचर्स कम हो गए थे, हमने रिक्रूटमेंट शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 100 साल पुराना हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो हमने बहुत सारे स्ट्रेंथनिंग के प्रोजेक्ट्स डाले हैं, यूनिवर्सिटी को फेसलिफ्ट करने के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर देना हमारे स्टूडेंट्स को, वो किया है, अब शुरू किया है। कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि लॉ है, टाइम आज आ गया कि 5 साल का लॉ शुरू करना चाहिए। हमारा लॉ बहुत प्रेस्टिजियस है, लेकिन हम 3 ईयर लॉ चलाते हैं। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आई, इंस्टीट्यूशंस आए, तो 5 साल का लॉ भी बड़ा आफ्टर 12th शुरू हुआ। अब हम अगले सेमेस्टर वो भी शुरू करेंगे। तो ये एक ना यूनिवर्सिटी तो एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है।
ये तो क्या है, आगे बढ़ती बढ़ती है, उसको नई आवश्यकताएं आएंगी ही और उसी अनुरूप हमको उसको डालना है, ये हमारा प्रयास रहता है। जी सर, जैसे कि मुझे पता है बहुत सी विदेशी छात्र भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जी। विदेशी छात्र क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, क्यों चूज़ करें, आपका क्या कहना है? हाँ, पहली बात तो यह है कि विदेशी जो छात्र हैं उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में आना चाहिए, क्योंकि ये देश का बहुत ही प्रतिष्ठित अच्छा विश्वविद्यालय है, खूब अच्छी पढ़ाई है। और दूसरा क्या है कि दिल्ली शहर में है, दिल्ली शहर की यूनिकनेस है कि ये सबको अपनाता है। कोई मुझे पूछे कि दिल्ली की सबसे अच्छी बात क्या है, दिल्ली शहर किसी को पराया होने का एहसास नहीं देता। आप भारत के किसी भी हिस्से से आएँ, संसार के किसी भी हिस्से से आएँ, आपको यहाँ अपनापन मिलेगा। ये तो ठीक है कि कोई शहर की कोई इशू हो सकते हैं कि ट्रैफिक है, कोई पॉल्यूशन कहेगा, हमें तो वो लगते नहीं, क्योंकि हमारा अपना ये शहर है, इसको अपना मानो, क्योंकि ये शहर सबको अपना मानता है। ऐसे बहुत कम शहर होंगे जो किसी को भी जो है उसके रीजन के हिसाब से, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से और उसके और किसी क्राइटेरिया से भेद करता हो। दिल्ली की ये विशेषता हम सबकी जिम्मेदारी है कि बनी रहे कि सबको एक तरीके से शहर प्यार करता है। बिल्कुल। सर इस बार जो CUET का एग्ज़ाम हुआ उसके बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत डिले हो गया और उसके बाद गैप भी आया हर सेशन को लेके। आपका क्या कहना है, मतलब आपने ऐसा कुछ प्लान किया है जो आगे के सेशन हो इस पे गैप ना आए या स्टूडेंट्स का और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए? देखिए, CUET की नई डेट्स तो अनाउंस हो गई हैं, तो अगली बार का सेशन वक्त पे शुरू होगा, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, डिले का कारण क्या था कि एक तो CUET पहली बार हुआ, दूसरा कोविड के कारण वैसे ही सारी प्रोसेसेस डिले होकर चल रही थी। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा और NTA को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को हम बधाई देनी चाहिए और भारत की सरकार को भी बधाई देनी चाहिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ। संसार में किसी व्यवस्था ने इतना बड़ा टेस्ट आज तक कराया नहीं, इतनी लैंग्वेजेस में, इतने सारे सब्जेक्ट्स का। तो एक अपॉर्चुनिटी सबको मिली और ये धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। जहाँ पर कुछ वीकनेस थी, प्रॉब्लम आई है, देखिए कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो थोड़ा तो इफ एंड बट्स होते ही हैं उसमें। अब ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा। नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे, पिछली बार से बेहतर करेंगे, उससे नेक्स्ट होगा और बेहतर करेंगे और 3 साल 4 साल में हम पक्के हो जाएंगे फिर। और ये स्टूडेंट्स के हित में है, क्योंकि किसी भी सिस्टम पॉलिसी को बनाते हुए हमारे को एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, और ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। Sir, what do you think? What is the biggest achievement of your life? Biggest achievement of my life? मालूम नहीं है। क्या VC के रूप में काम करना या नहीं, वाइस चांसलर तो चलिए एक पोजीशन है, ये बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में जो हो मैं काम करने की कोशिश करूँ और बहुत सारे लोगों का हित जिसमें हो उसके लिए मेहनत करूँ। बस इतना ही सोचता हूँ। बाकी ये तो ठीक है कि वाइस चांसलरशिप तो एक पोजीशन है, वो आपको और ज़्यादा काम करने का मौका देती है। ये इंस्ट्रूमेंट है चेंज लाने का। सर, आपने बहुत से ऐसे किताबें लिखे जो बस भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में लोग उसको यूज़ करते हैं और वर्ल्ड में उसके बारे में चर्चा होता है। अब उन किताबों के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, क्या है कि मैंने पहली मेरी किताब आई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, जो नया डिसिप्लिन था, भारत में इवॉल्व हो रहा था। और क्योंकि मैंने PhD उस एरिया में किया तो मैंने सोचा कि ये किताब लिखनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो या टीचर अच्छे हो या रिसर्चर अच्छे हो और ऑर्डरिंग करो, तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा मानूंगा टीचर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और बाद में रिसर्च पे आता हूँ, तीनों में। ऑल्दो हर एक में कुछ ना कुछ किया है, पर मेरे से ऑर्डरिंग कराओगे तो मुझे ऐसे टीचर लगता था कि अच्छी किताब होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। तो पहली किताब आई और उसने मुझे नाम भी बहुत दिया और पैसा भी बहुत दिया। और फिर उसके बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से दूसरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बुक आई, बाद में PHI से एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक आई। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बुक है ये वर्ल्ड वाइड चलती है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छा लगता है कि कहीं से कोई आपको ईमेल आएगा, कोई बच्चा कह रहा है कि सर इसका कोई सोल्यूशन बता दो इस प्रॉब्लम का, या आपके पास कोई सोल्यूशन की है क्या, हमको दे दो। तो यू फील गुड, एक फील गुड जनरेट होता है उससे और लगता है आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। लेकिन हाँ, वाइस चांसलर बनने से मुझे एक ही नुकसान हुआ कि मेरा जो किताबें हैं, मेरे बच्चे हैं, इनका रिवीजन की ज़रूरत थी, वो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि प्रेजेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंट डे इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उस कारण से मैं अब उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और अब वो
मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिवीजन मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है, ये रोज़ बदलता है, कितना इवॉल्व होता है, रोज़ बदलता है, तो उसका रिवीजन और नया आना चाहिए। पर मुझे लगता है अगर मैं उसमें लगूंगा तो जो मेरा प्रेजेंट है वहाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो मेरा टोटल फोकस मैं प्रेजेंट पे रखता हूँ, इस कारण वो एक थोड़ा मेरे बच्चों को नुकसान है। जी सर, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपना बुक लिखना या रिवीजन ये सब कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे भारत को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड को आपकी किताबों की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि वो उतना वक्त नहीं पढ़ने को मिलता अपने एरिया। सर आपने बताया कि आप एज अ टीचर अच्छे हो, बट जैसे कि मैंने आपका बहुत सारा इंटरव्यूज़ देखा या कभी कभी मैं आपके कार्यक्रमों में भी आती हूँ, जी। तो सर आप जब पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं आप लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं। अगर टीचर बात करते हैं तो टीचर तो आपका पॉलिटिक्स के बारे में अगर मैं बोलूँ मतलब क्या आपका इंटरेस्ट मैं है? बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए बात ऐसी है कि हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप एज ए जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लार्जर गुड पे काम करना चाहिए। तो मैं वाइस चांसलर हुआ और अभी हूँ, तो मुझे लगता है ये इंस्ट्रूमेंट है चेंज लाने का लोगों के लिए। जो लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का आप माध्यम बनते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिक्स उससे भी ज़्यादा पावरफुल और सशक्त माध्यम है। मान लेते हैं आप कहते हो मैं शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, आप क्या करेंगे, एक स्कूल खोल लेंगे, आप उसमें पढ़ाएंगे, एक लिमिट हो गया। लेकिन अगर सरकार इसमें लाएगी तो क्या करेगी, 1000 स्कूल खोलेगी, उसको ठीक से मॉनिटर करे तो 10,000 टीचर्स लगाएगी वहाँ पे। तो इम्पैक्टफुल व्यवस्था है पॉलिटिक्स, क्योंकि सरकार बनाने का माध्यम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल बुरी नहीं है, उसके बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। और आज और भारत तो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि भाग्यशाली देश है कि जिसने डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट किया। और अभी एक पुस्तक भी आई है जिसमें लिखा है इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। शायद भारत में डेमोक्रेसी की मदर भारत रहा, लेकिन आज जिस व्यापक रूप में हम डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये तो हर भारत के लोगों को गर्व की बात है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है यदि वो मेहनत करता है, अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा या कोई और होगा। तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है और पॉलिटिक्स को हमें एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा लोगों के भले के लिए। तभी जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक हमको भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना है, वो डेवलप्ड इसलिए बनाना है कि भारत में कोई एक अच्छा शक्तिशाली देश बने जिससे कि ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सके। और एक जो फूड सिक्योरिटी की योजना भारत ने सरकार ने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री देंगे। कुछ लोग अलग तरह की बात करते होंगे, मैं इसमें देखता हूँ कि इससे ये इंश्योर किया भारत के प्रधानमंत्री ने कि भारत में कोई भूखा नहीं सोए, भारत में काला हांडी दोबारा ना हो जाए। एक व्यवस्था, राज्य की जो व्यवस्था है, अगर उसके नागरिक कोई भूखा सोता है तो उस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है, उसको इंश्योर किया। इसके लिए हमको भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इसमें जो खर्च आएगा देश को करना चाहिए, पर ये एक नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, सीमाओं की सुरक्षा। सीमा की सुरक्षा पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है, पर देखो भारत का हजारों साल का इतिहास है, इस देश ने किसी पे आक्रमण नहीं किया कभी। तो भारत तो सबके लिए अच्छा ही रहा है, अच्छा रहना भी चाहता है, वो सबका देश है। तो ये ताकतवर होगा ना तो समझिए कि मानवता ताकतवर होगी, ह्यूमैनिटी ताकतवर होगी। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स और जो फैकल्टीज़ हैं उनको कुछ मैसेज दे दीजिए, और अभी जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो समय है वो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा समय हमारे फोर फादर्स को नहीं मिला, उनके चैलेंजेस बहुत अलग थे। हमारे को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो उनसे बहुत बेहतर मिली हैं, तो हमको उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ताकि हम आने वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी आने वाली जनरेशन्स को दें, ताकि उनके लिए सहज जीवन हो, अच्छा जीवन उनके लिए बने। इस पे काम हम सबको करना चाहिए। और देखो ऐसा है कि कमी तो हर एक जगह निकल आएगी अगर हम निकालने पे आएंगे, पर हमें ये सोचना है कि हम अच्छा कैसे करें और ऐसा कुछ भी ना करें जो हमारे देश के खिलाफ जाता हो। इसके देश को आगे बनाने में हमें सबको सहयोग करना चाहिए, जो भी जितना सहयोग है वो हम सबको करना चाहिए और लार्जर पब्लिक गुड में काम करना चाहिए। सर आपको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को रिपब्लिक डे की कुछ
आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। और जो लोग भी हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब आज़ाद भारत में हैं और इस रिपब्लिक डे से हमें यही सीखना चाहिए कि संविधान ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, भारत को एक रखा है, मजबूत बनाया है और हर आदमी सीना तान के देश में चलता है। हर आदमी के मान सम्मान सुरक्षा की गारंटी ये संविधान हमको देता है और उसने बहुत बहुत अच्छा किया। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखना कि 75 वर्ष में हो क्या गया कि अपनी अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले कम हुए। ये ना हो जाए क्योंकि लिखने वाले तो बहुत देश से प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था। इसीलिए हम सबको बहुत ज़्यादा स्वार्थ जो है ना, इससे बाहर आना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ देश के हित में है वही हम करें और हम अपने पूरे जीवन में कोई ऐसा काम ना करें जो देश के खिलाफ। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। सर, सतमोला ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू वेरी मच। It was a very special episode with Professor Yogesh Singh, the Vice Chancellor of Delhi University. Continue watching, know more about your favorite personalities with Hina Paigam. A special thanks to Satmola Group of Companies and Mr. Anil Metal for sponsoring our show. Stay tuned for many special episodes from Voice of Women. Voice of Women, the mirror of fact. ऐसा कोई शख्सियत है जो आप अच्छा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके काम को दुनिया पहचान ले, आप Voice of Women से कांटेक्ट करिए। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।